क्या आप जानते हैं कि कुंभ में कब कब भगदड़ मची? क्या आप जानते हैं कि कुंभ में जवाहरलाल नेहरू का मामला क्यों उठता है? क्या आप जानते हैं कि भगदड़ों में कितने लोग मरे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर कुंभ में कमेटियां कब कब बनी और कुंभ की भगदड़ को लेकर कमेटियां जब बनी तो क्या इन पर कार्रवाई हुई? कमेटियों ने अपनी क्या रिपोर्ट दी और उस समय किस राजनीतिक दल की सरकार थी? इतिहासकारों का कुंभ को लेकर क्या कहना है, ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। हम बात करेंगे कुंभ के भगदड़ की। यूं तो अगर कुंभ के भगदड़ की बात की जाए तो भगदड़ की एक नहीं कई घटनाएं हैं। शुरुआत अगर करें तो 1820, 1840, 1906 ये ऐसे समय हैं जब अंग्रेजों का शासन देश के अंदर हुआ करता था। उस समय भी जमकर भगदड़ हुए। पुरानी फिल्मों में तो हमने कुंभ में लोगों को बिछड़ते तक देखा है, लेकिन बात यहां हो रही है स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत में पहला कुंभ 1954 के करीब में लगा और आपको बता दें कि जब 1954 में पहला कुंभ लगा तो उसमें 3 फरवरी को एक बड़ी घटना घटी जिसमें बताया गया कि 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और वह जब कुंभ में भगदड़ मची तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेजेंस में थी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बोलना शुरू किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस भगदड़ के कारण थे, लेकिन आपको बता दें कि जो जांच कमेटी बैठा ली गई वह इस बात को स्वीकार नहीं करती है। फिलहाल 1954 का जो कुंभ हुआ था वह अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस भगदड़ को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी वह भी अपने आप में एक बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि जब वहां की घटना आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 1954 में जो ये भगदड़ मची 3 फरवरी को, उसके बाद सरकार यानी कि यूपी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि कोई भगदड़ नहीं मची है, जबकि द ट्रिब्यूनल और उसके बाद में आनंद बाजार पत्रिका जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे प्रेस्टिजियस पत्रिका थी, उसने फ्रंट पे दिया कि 800 लोग मरे हैं। कुछ पत्रिकाओं ने तो 1000 तक की संख्या बताई। कुछ और भी मीडिया समूह ने 350 से लेकर के 500 तक बताया, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े कोई नहीं दे पाया। आपको बता दें कि आनंद बाजार पत्रिका उस समय सरकार के निशाने पर आ गई थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह भी उस कुंभ मेले में आए थे, लेकिन यूपी सरकार के जो प्रवक्ता थे उस समय के, उन्होंने कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू मेले में नहीं थे और उनकी वजह से कोई भगदड़ नहीं हुई। फिलहाल आपको बता दें कि ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया गया तो पार्लियामेंट में, संसद में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, मैं कुंभ मेले में था और उसके बाद मैं किले से खड़े होकर के मैं देख रहा था। आपको बता दें कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो कुंभ मेले में थे। और वहां की जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे और नेहरू जी दोनों साथ साथ तो आए, लेकिन नेहरू जी चले गए और राजेंद्र प्रसाद जी रह गए। मामला तब और तूल पकड़ गया जब गोविंद वल्लभ पंत ने सीधे सीधे, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। आपको बताएं कि 1954 में 1000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे महाकुंभ के लिए और 350 घुड़सवार। इसके बाद जब ये बात मानने से गोविंद वल्लभ पंत ने मना कर दिया तो एक पत्रकार का और खासतौर छाया फोटोग्राफर पत्रकार का नाम लेना बहुत जरूरी है। आपको बता दें उनका नाम था NN मुखर्जी। NN मुखर्जी आनंद बाजार पत्रिका की तरफ से कुंभ मेले को कवर कर रहे थे और जब गोविंद वल्लभ पंत ये दावा कर रहे थे कि ऐसी कोई घटना कुंभ के मेले में नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने एक फोटो जारी की। खास तौर पर NN मुखर्जी वहां पर उपस्थित थे, वो खुद भी दब गए थे। उन्होंने जो फोटो जारी की वो फोटो आनंद बाजार पत्रिका में इस तरह लगाई गई। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत आपस में भोज कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। ऐसी फोटो आने के बाद तो गोविंद वल्लभ पंत तिलमिला से गए और उन्होंने सीधे आनंद बाजार पत्रिका को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर वहां पर लाशें हैं तो इसके प्रूफ ला के दो वरना तुम पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि आनंद बाजार पत्रिका के जो रिपोर्टर थे NN मुखर्जी, उनके लिए एक संकट खड़ा हो गया। उनकी पूरी टीम ने कहा कि अब तो हम लोगों की पत्रिका पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ऐसे में क्या किया जाए। उन्होंने फिर से एक बार और अपने को वहां पर झोंक दिया और जा करके जब पहुंचे तो आपको बताएं कि कुंभ के अंदर
जहां पर लाशें जलाई जा रही थी वहां पर वो पहुंचते हैं। वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, तो वो साधारण गांव वाले बनकर के जाते हैं और ये गुहार लगाते हैं कि मेरे दादाजी मर गए हैं, मैं उनकी लाश कम से कम देख लूं, अगर मेरे दादाजी की लाश हो तो मैं ले लूं। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस वाले उन्हें अंदर जाने देते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वो एक हिडन कैमरा, एक छोटा सा कैमरा ले जाते हैं, झोले में कटा होता है, और उस कैमरे के बाद जब वो फोटो दूसरे दिन फिर आनंद बाजार पत्रिका में छपती है तो सरकार के तो होश उड़ जाते हैं। और स्थिति यह होती है कि आनन फनन में सरकार को तुरंत ही एक कमेटी बनानी पड़ती है और उस कमेटी में पूर्व जज कमलकांत वर्मा, इसके अलावा डॉक्टर पन्नालाल जो यूपी सरकार के सलाहकार थे, और इसके अलावा AC मित्रा जो कि मुख्य अभियंता थे सिंचाई विभाग के, उनको बनाया जाता है। ये समिति अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट में सिर्फ लीपापोती होती है, उसने किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि वो ये कह रही थी कि जब शाही स्नान हो रहा था, यानी कि अमृत स्नान, उस समय शाही स्नान था, संत जब शाही स्नान करके मौनी अमावस्या में लौट रहे थे, इधर चूंकि ये अफवाह उड़ी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुंभ में आए हुए हैं, उनको देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ दौड़ पड़ी और ऐसे में जो रूट था उसका डायवर्जन नहीं हुआ, आने और जाने यानी कि संतों का रास्ते में ही वो लोग भी आ गए और आमने सामने जब आए तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि सामने जब इतने लोग आ गए तो संतों को लगा वो हमला करने आ रहे हैं और ऐसे में वो चिमटे से मारने का शुरुआत कर दी, उन्होंने प्रहार किया और वहां जब भगदड़ मची तो अधिकांश लोग नदी में डूब करके मर गए, जिसकी संख्या मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। फिर मामला आता है कि कुंभ में दूसरी भगदड़ कब हुई, तो आपको बता दूं कि फिर 1986 में उज्जैन के कुंभ में भगदड़ मची, जहां वीर बहादुर सिंह के VVIP ट्रीटमेंट की वजह से हुई। वहां पर वो गाड़ी लेकर के घाट पे पहुंचते हैं, 2 घंटे के लिए लोगों को रोका जाता है और उसमें जब आम जनमानस अपना धैर्य नहीं रख पाते हैं तो वहां बैरिकेडिंग टूटती है और खूब जम के भगदड़ मचती है, 200 से अधिक लोग वहां पर मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति आई कि उस पर भी लीपापोती हो गई। लेकिन बात आती है 2003 की। 2003 में जब बात करेंगे तो नासिक में घटना घटती है। नासिक की घटना पर यह कहा जाता है कि वहां जो संत थे उन्होंने चांदी के सिक्के उछाल दिए और वहां भगदड़ मच गई। फिलहाल सारी भगदड़ों के बाद जांच कमेटियां बनी और इसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन बात 2013 के कुंभ की आती है। जब 2013 का कुंभ होता है तो उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं उत्तर प्रदेश के, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार होती है और उस समय आजम खां बनाए जाते हैं 2013 में कुंभ मेले के अधिकारी। और जब वो कुंभ मेले का पूरी प्रभार देख रहे होते हैं उसी समय एक घटना घटती है और वो घटना कहां घटती है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। वो घटना घटती है प्रयागराज स्टेशन पर, जिसमें सरकार ने दावा किया कि 40 लोगों की मृत्यु हुई है और उन्हीं आंकड़ों पर ही हम बात करते हैं। लेकिन जब वहां पर हम बात करेंगे तो आपको ये चीज बता देते हैं कि वहां BBC के पत्रकार नरेश मिश्रा भी थे। उनकी आंखों देखी रिपोर्टिंग उस समय BBC में छपी थी और आपको बताएं उन्होंने कहा कि मैंने 1954 का वो भयावह मंजर तो नहीं देखा लेकिन 2013 का जरूर देखा। 2013 में जब कुंभ के लोग वापस जा रहे थे, मौनी अमावस्या का स्नान था और ये मामला 10 फरवरी का है और 10 फरवरी को जब ये घटना घटी तो उन्होंने कहा कि इसके बाद में प्रयागराज स्टेशन के बाहर चाय पी रहा था, सोचा अब ऑफिस जाऊंगा और फिर घर चला जाऊंगा। लेकिन उतने ही समय में बड़ी चीख की आवाज आने लगी, हाय हल्ला मचने लगा और ये दौड़ करके जब प्रयागराज स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वहां तिल रखने की जगह नहीं होती है और एक दूसरे पर लोग जो बैरियर बना होता है ब्रिज, उस पर एक दूसरे को कुचलते हुए चले जा रहे थे। लाखों लोगों की पुकार वहां हो रही थी। ऐसे में ये भी गिर जाते हैं, इनके ऊपर भी लोग ऊपर से निकलते हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट की वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि जब कुंभ में इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई तो रेलवे की बदइंतजामी को उन्होंने बताया कि उन्होंने अंतिम समय में प्लेटफॉर्म चेंज करने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि रेलवे की तरफ से कोई फर्स्ट एड नहीं था, वहां पर लोगों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी नहीं था, लोगों को चद्दरों में उठा उठा के डाला जा रहा था और ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता चला गया। उन्होंने कहा कोई किसी की सुनने वाला नहीं था, लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे और सरकार सिर्फ 40 लोगों को मुआवजा देकर के अपने आप की इत्श्री कर लिया था। फिलहाल उन्होंने कहा कि उस बदनिजामी के लिए रेलवे को दोषी मानना चाहिए था, ना तो रेलवे ने ज्यादा ट्रेनों की व्यवस्था की थी और वहीं पर रेलवे की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लाशों की ढेर लगी हुई थी। फिलहाल आपको यह भी बता देते हैं कि उसके बाद फिर जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो फरवरी 14 को अखिलेश यादव ने ओंकारेश्वर भट्ट यानी कि पूर्व जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने शुरू कर दिया वहां पर फिर से जांच। और उस जांच कमेटी ने कहा कि परिवहन, पुलिस,
प्रशासन और रेलवे की जो लापरवाही थी उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। लेकिन आपको बता दें कि जो कामा पॉलमिल एक ऑस्ट्रेलियन इतिहासकार हैं जिन्होंने 1700 महाकुंभ मेले को लेकर के एक अपना इतिहास की पुस्तक लिखी है, जिसमें 1765 से लेकर 1954 तक के कुंभ के मेले की बात की, भगदड़ की बात की, दुर्घटनाओं की बात की। वो ऑस्ट्रेलियन इतिहासकार भी 1954 के मामले को लेकर के कहते हैं कि मृत्यु ज़्यादा हुई थी, हजारों की संख्या में। उस समय उस 1954 के भी भगदड़ को कवर किया था विदेशी मीडिया ने। द ट्रिब्यूनल ने भी उस पर और ज़्यादा संख्या में मरने वालों की संख्या बताई थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे वहां पर जो ओंकारेश्वर भट्ट ने जो तथ्य दिए थे वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। ओंकारेश्वर भट्ट ने परिवहन को, रेलवे को, प्रशासन को और पुलिस को दोषी ठहराया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो वहां कैग की रिपोर्ट आती है, जो कि अगस्त 2014 में वो कैग की रिपोर्ट आती है और वो कहती है, जब सदन पटल पर रखा जाता है विधानसभा में, अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो कहती है कि वहां पर जो कुंभ की व्यवस्था थी वो बड़ी ही अव्यवस्थित थी। वहां पर बिना किसी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के सारे काम हो रहे थे। 118 निर्माण कार्यों में 85 निर्माण कार्य बिना किसी गुणवत्ता के उसको सैंक्शन कर दिया गया। कोई व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं थी। ऐसे में अखिलेश यादव की सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह कैग ने लगाए थे। फिलहाल हम यहाँ बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि चाहे वो 2003 हो, 2010 हो, 2000 अभी जो 24 में घटना घटी, इस घटना के बाद भी अनंत फडणवीस सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी। मामला यह आता है कि जांच कमेटियां बनती रहती हैं और इसके बाद एक भी व्यक्ति ना तो दोषी करार होता है और ना जेल जाता है। फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, फिर चाहे वो सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, और चाहे वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के रहे हो, और चाहे 2003 की घटना हो, 2010 की घटना हो, हर सरकारों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लीपापोती के अलावा कुछ नहीं होता है। आखिर क्या मामला है कि सरकारें मौतों के आंकड़े को छुपाती हैं और सनातन धर्मियों को बताती भी नहीं है। एक तरफ देश की सनातन संस्कृति पर आप गुमान भी करते हैं, देश की सरकार अपने आप को अभिभूत करती है कि हम तो इतना बड़ा मेला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 112 देशों में ढिंढोरा पीट करके लोगों को बुलाया और जब वो आते हैं तो मौत का आंकड़ा छुपा लिया जाता है। क्या ये तर्क बचकाना नहीं लगता है कि जब वो तर्क देते हैं कि साहब अगर हम बता देते तो मामला और बिगड़ जाता। अरे आपने बिगाड़ दिया है पूरा मामला, अब बिगड़ेगा क्या? चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो और फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, दोनों का रवैया सनातन के लिए अच्छा नहीं रहा। और उनकी व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए तो उसमें भी काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह सारी जांच आयोग बने और उनकी रिपोर्टें आई, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि किसी एक व्यक्ति को भी दोषी मानकर उन पर कार्रवाई की गई है। रेलवे पर क्या कार्रवाई हुई, परिवहन पर क्या कार्रवाई हुई, पुलिस पर क्या कार्रवाई हुई, 1954 में क्या कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो चाहे 54 से लेकर के 2024 तक एक भी कुंभ के मामले में जो भी गड़बड़ियां हुई उसके आयोग की सिफारिशों को कभी भी ना तो लागू किया गया, ना ही ऐसी घटना करने वालों पर कोई FIR लॉन्च हुई और ना ही उन पर कार्रवाई की गई। हमेशा ठगता रहा ये सनातनी और आम जनमानस जो हिंदू आस्था के प्रति ओतप्रोत है और अपने जान को जोखिम में डालकर ऐसे कुंभ जैसे महोत्सव में जाता है जहां सरकार लापरवाह है और लीपापोती के अलावा कुछ नहीं करती है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।